प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 9 चैप्टर 1 पढ़ाएंगे। साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 1 बहुत ही कम शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। जैसे कि पदार्थ स्थान घेरता है। अगर पदार्थ को किसी भी जगह पे हम रख देंगे तो वो स्थान को घेर लेता है और इसका द्रव्यमान होता है। इसके भौतिक गुण क्या है? पदार्थ जो होते हैं कणों से बने हुए होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के गुण क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं या उसमें घुल जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह टूट जाती है? नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों से सबसे कम होती है। द्रव माध्यम में और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होती है। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। गैसीय अवस्था में कणों में गति अधिकतम होती है, द्रव अवस्था में मध्यम होती है और ठोस अवस्था में न्यूनतम होती है। अब आते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ कितनी अवस्था में पाया जाता है? 3 अवस्था। पहली है ठोस अवस्था, सेकंड है द्रव अवस्था और तीसरा है गैसीय अवस्था। तो हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है हड्डियां और दांत, जिसे ठोस अवस्था बोलते हैं। सेकंड है रक्त और जल, जिसे द्रव अवस्था बोलते हैं। और थर्ड है फेफड़ों में हवा, जिसे गैसीय अवस्था बोल सकते हैं। अब आइए ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के 4 मुख्य पॉइंट हैं। फर्स्ट है एक निश्चित आकार का होता है। सेकंड है ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। थर्ड है निश्चित या स्थिर आयतन होता है। फोर्थ है इनकी सपीडता नगण्य होती है। ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब मजबूत होते हैं। इनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण ले लो अब, जैसे कि बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा देने से वह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर टूट जाती है। ठोस पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ का एक निश्चित व दृढ़ आकार होता है। ये चीनी और नमक जिस बर्तन में रख जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन यह ठोस पदार्थ है क्योंकि क्रिस्टल का आकार वही रहता है। हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक स्पीड किया कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह ठोस है क्योंकि स्पंज के जो छिद्र होते हैं उसमें हवा भरी होती है। दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? द्रव तरल अवस्था में होता है और इनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, वे बर्तन का आकार
लेते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। गैसें और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विचरण करती हैं और यही जलीय पौधे जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण पानी में सांस ले पाते हैं। द्रव अवस्था में विचरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में कणों की गति कम होती है। अब आइए गैसीय अवस्था के 5 पॉइंट बताते हैं। गैसों में बहाव होता है। गैसों में संपीड़न होता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं। गैसों में कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है। गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है। इसका अर्थ है गैस को जहाँ भी रखेंगे वह पूरे वातावरण में फैल जाएगी। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों का बहाव होता है। सेकंड है, गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस जिस बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बढ़ता है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे होता है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस बर्फ के रूप में, द्रव पानी के रूप में और गैसीय अवस्था वाष्प हो गई। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी भाप का रूप लेती है, उसे वाष्प कहते हैं। पदार्थ भौतिक अवस्था के 2 तरीकों में परिवर्तित किया जाता है। फर्स्ट है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन के मुख्य पहलू फर्स्ट है गलनांक। गलनांक कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर या कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। इसे हम 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 के लेते हैं। जब बर्फ पिघलती है बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है। लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है इसको बताते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वायुमंडल दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी के कणों का अधिक ऊर्जा होती है। बॉइलिंग पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 373 के यानी 100 डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करने पर 373 के होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव का उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच की आकर्षण बल को तोड़ती है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, जैसे कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था। जब हम ठोस अवस्था को गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था
और द्रव अवस्था को गर्म करते हैं तो गैसीय अवस्था। जल का होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, बर्फ का होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और वाष्प का होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्लास 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर साल ये पेपरों में आते हैं। तो ऊर्ध्वपातन के बारे में बताते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। मतलब वो ऊर्ध्वपातन का अर्थ होता है वो द्रव अवस्था में बदलते ही नहीं है, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा रखें, कीप के सिरे पर रुई की डोट लगा दें। धीरे धीरे गर्म करेंगे तो हम देखेंगे कपूर अमोनियम क्लोराइड ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कीप के भीतरी दीवारों पर पदार्थ के जो हैं वाष्प इकट्ठे हो जाते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव। अब पढ़ते हैं दाब परिवर्तन से कैसे प्रभाव पड़ता है ठोस द्रव गैस में। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में बदल जाती है। ज़्यादा दबाव बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वाष्पीय गैसीय CO2 में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसलिए इसके दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। दाब और तापमान के पदार्थों को तीनों अवस्थाओं का अंतरा रूपांतरण इस प्रकार है। फर्स्ट है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ से सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब द्रव का गर्म करके या उसके क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में करके वाष्प में या भाप में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण व अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इस कारण ये वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन हो सकते हैं? फर्स्ट है सतही क्षेत्रफल, सेकंड है तापमान में वृद्धि, थर्ड है आर्द्रता, फोर है वायु की गति। ये 4 कारण हो सकते हैं। सतही क्षेत्रफल कैसे होता है? सतही क्षेत्रफल बढ़ने से या बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिज ऊर्जा बढ़ने से हो जाते हैं। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ज़्यादा आर्द्रता के कारण कम वाष्पीकरण हो पाता है। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण से शीतलता होती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, यानी ऊर्जा खींच लेते हैं, ले लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है, चारों तरफ ठंडक या शीतलता प्राप्त हो जाती है। उदाहरण, अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। सेकंड है गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक होता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। चूँकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है तथा गर्मी में सूती कपड़ों से आराम मिलता है। गर्मियों में अक्सर लोग जमीन पर पानी छिड़कते हैं या पानी जमीन से ऊर्जा प्राप्त कर
वाष्प में बदल जाता है और उस जगह को ठंडा कर देता है। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।